Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study Himalayan environment, challenges and solutions. देखिए, जब हम इंडियन हिमालयन रीजन यानी IHR की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ कुछ बर्फीले पहाड़ी इलाकों की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक मैसिव पूरे स्ट्रैटेजिक स्केल की बात कर रहे हैं जो हमारी 12 स्टेट्स को कवर करता है, जिसमें 10 स्टेट्स एंटायरली और 2 स्टेट्स पार्शियली आते हैं। ये पूरा रीजन हमारी नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री को प्रैक्टिकली डिफाइन करता है। लेकिन आज यही प्रिस्टीन रीजन एक बहुत बड़े और बहुत सीरियस क्राइसिस से गुजर रहा है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हिमालयस की जो जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है, वो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए आखिर इतना क्रिटिकल इशू क्यों है। ध्यान से समझिए, हिमालयस की खूबसूरती सिर्फ उनके लैंडस्केप्स या टूरिस्ट फोटोज तक लिमिटेड नहीं है। इस पूरे इकोसिस्टम का सर्वाइवल सीधे तौर पर हमारे पूरे सबकॉन्टिनेंट की इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को डिक्टेट करता है। यानी अगर हिमालयस डिस्टेबलाइज होते हैं तो इसका इंपैक्ट सिर्फ पहाड़ों में रहने वालों पर नहीं पड़ेगा, प्लेन्स में रहने वाले हर एक इंसान पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। इंडियन हिमालयन रीजन बेसिकली एक यूनिक वाटर रिजर्वॉयर फॉर्म करता है। यहाँ का जो परमानेंट स्नो कवर और ग्लेशियर्स हैं, वो हमारी सारी मेजर पेरेनियल रिवर्स को साल भर फीड करते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है इसका वास्ट ग्रीन कवर, जिसकी वजह से ये एक जायंट कार्बन सिंक की तरह एक्ट करता है और ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। और तीसरा, ये एक रिकग्नाइज्ड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक सिंपल फैक्ट बताऊं, इन कंपोनेंट्स के बिना इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पूरा क्लाइमेट और लाइफ सपोर्ट सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा। इट्स दैट सीरियस। अर्बनाइजेशन एंड सॉलिड वेस्ट। देखते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स क्या है। हाई बायोटिक प्रेशर और इनडिस्क्रिमिनेट सॉलिड वेस्ट डंपिंग। देखिए, ये सिर्फ एक थियोरेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये वहां की ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। पहाड़ों में विजिटर्स, ट्रैकर्स और माउंटेनियर्स का जो कंप्लीटली अनचेक्ड इन्फ्लक्स हो रहा है ना, उसने एक एक्सट्रीम एनवायरमेंटल क्राइसिस पैदा कर दिया है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ह्यूमन इंड्यूस्ड पोल्यूशन, अनट्रीटेड सीवेज और लोकल एयर पोल्यूशन इन प्रिस्टीन एरियाज को लिटरली चोक कर रहा है। अनप्लान्ड टाउन कंस्ट्रक्शन इंपैक्ट्स, यानी टाउन प्लानिंग फेल होने के क्या नतीजे होते हैं। आजकल कमर्शियल आउटफिट्स और टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बनाने के लिए प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस को कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। होता क्या है कि जब एक जगह मैसिव डिफोरेस्टेशन होता है तो उसका सीधा डोमिनो इफेक्ट एडजेसेंट माउंटेन एरियाज में सीवियर स्लोप इंस्टेबिलिटी के रूप में दिखता है। इस स्केल पर लैंड इंस्टेबिलिटीज आना और नेचुरल वाटर सोर्सेज का तेजी से ड्राई अप होना, ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि शॉर्ट टर्म कमर्शियल गेन्स के लिए हम अपने लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज प्रेशर्स, ये ह्यूमन एक्टिविटी और फ्रैजाइल इकोलॉजी के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन है। एक तरफ है हमारा कमर्शियल टूरिज्म, जिसने नैनीताल, शिमला और मसूरी जैसे हिल टाउन्स को बिल्कुल ओवर सैचुरेट कर दिया है। वहां के रिसोर्सेज और कल्चरल आइडेंटिटीज अब एक सीरियस थ्रेट में है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म का, जो एक बहुत ही सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है। ये अप्रोच एसेंशियली होस्ट कम्युनिटीज की एस्पिरेशंस और विजिटर एक्सपेक्टेशंस दोनों को केयरफुली बैलेंस करता है। और सबसे अच्छी बात, ये फ्रेजाइल एनवायरनमेंट को डिग्रेड किए बिना और लोकल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करते हुए काम करता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कैरिंग कैपेसिटी का एक एक्सट्रीम रियल वर्ल्ड एग्जांपल। गंगोत्री एरिया में हालात इतने खराब हो गए कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली 150 टूरिस्ट पर डे की लिमिट इन्फोर्स करनी पड़ी। सोचिए, जब एक सेंसिटिव इकोसिस्टम अपनी एक्सट्रीम लिमिट क्रॉस कर लेता है तो वहां सिर्फ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स ही एकमात्र रास्ता बचते हैं। किसी भी इकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने का मतलब है इरिवर्सिबल डैमेज। इसीलिए ऐसी कैपिंग पॉलिसी आने वाले समय में और भी रिलीजियस और टूरिस्ट साइट्स पर 100% जरूरी हो जाएगी। यहां यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, एको कल्चरल लैंडस्केप्स। इसे ध्यान से समझिए। ये हाईली इवॉल्व लैंडस्केप्स होते हैं जिनकी इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज प्रैक्टिकली बहुत हाई होती हैं। बेस्ट एग्जांपल सिक्किम का देमाजोंग बुद्धिस्ट लैंडस्केप। यहां रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्चुअली एक कंजर्वेशन टूल की तरह हार्नेस किया जाता है। सीक्रेट ग्रोव्स और कस्टमरी लॉस का यूज करके ट्राइबल कम्युनिटीज नेचुरली अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। ये क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि कल्चर और नेचर एक दूसरे के सप्लीमेंट्री बिल्कुल हो सकते हैं। स्टेट लेवल कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, देखते हैं कि करंटली स्टेट्स क्या पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं। अगर हम कुछ रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन प्लान्स पर नजर डालें तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मिलते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश ने वे बैक इन 1995 में ही प्लास्टिक बैन एक्ट पास कर दिया था।
उत्तराखंड में नैनीताल की स्टोरी तो वाकई इंस्पायरिंग है। वहां के रेजिडेंट्स मिशन बटरफ्लाई इनिशिएटिव के अंडर स्वीपर्स को अपनी जेब से एक स्मॉल मंथली फी पे करते हैं ताकि उनका वेस्ट डायरेक्ट कंपोस्ट पिट्स तक पहुंचे। जेएनके की बात करें तो डल लेक के अंदर करीब 7,000 लोग रहते हैं और वहां LAWDA नाम की बॉडी एनजीओ कोलैबोरेशंस के थ्रू एक मैसिव कंजर्वेशन एफर्ट चला रही है। उसी तरह असम ने 2006 में हिल लैंड एक्ट इनैक्ट किया, जिसका मेन पर्पस अर्बन एरियाज में हिल्स की इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग को रोकना था। देखिए, कम्युनिटी ओनरशिप किसी भी सक्सेसफुल कंजर्वेशन का कोर पिलर होता है और इसका सबसे परफेक्ट एकेडमिक केस स्टडी है लद्दाख हिमालयन होमस्टेज। वहां की रिमोट सेटलमेंट्स में इस सिंगल इनिशिएटिव ने लोकल्स का माइंडसेट स्नो लेपर्ड्स के प्रति कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहले जिस वाइल्ड लाइफ को एक खतरा माना जाता था, अब उसे इको टूरिज्म का एक वाइटल हिस्सा माना जाता है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग और कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन का एक ब्रिलियंट एग्जांपल है और ये एक बात फर्मली प्रूव करता है कि लोकल पार्टिसिपेशन के बिना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फाइनली हम आते हैं इस लेक्चर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फेज पर। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बेहद जरूरत है, जिसमें 4Rs प्रिंसिपल सेंट्रल रोल प्ले करता है। इसे हमेशा याद रखिए। पहला, रिफ्यूज, यानी वेस्ट प्रॉन आइटम्स को पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर ही मना कर दें। दूसरा, रीयूज डिस्कार्डेड कमोडिटीज। तीसरा, रिड्यूस थ्रू प्रॉपर सेग्रीगेशन एट द हाउस होल्ड लेवल। इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल से स्ट्रिक्टली अलग करना आता है। और फाइनली, रिसाइकल कंप्लीटली। ये 4 क्लियर स्टेप्स सॉलिड वेस्ट क्राइसिस को सिस्टमैटिकली टैकल करने का कोर मैकेनिज्म है और इन्हें हर हिल स्टेशन मैनेजमेंट का इंटीग्रल हिस्सा बनना ही पड़ेगा। पहाड़ों में जो नेचुरल वाटर सोर्सेज ड्राई अप हो रहे हैं, उसके लिए एक सिस्टमैटिक सॉल्यूशन प्रपोज किया गया है जिसे स्प्रिंग सैंक्चुरी डेवलपमेंट कहते हैं। ये इफेक्टिवली एक स्टेप बाय स्टेप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन प्लान है। इसका पहला स्टेप है जियोलॉजिकल मैपिंग और न्यूक्लियर वाटर प्रोस्पेक्टिंग टेक्नोलॉजीज का साइंटिफिकली यूज करके स्प्रिंग रिचार्ज जोन्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप, इन आइडेंटिफाइड रिचार्ज जोन्स को फिजिकली प्रोटेक्ट करने के लिए रोबस्ट इंजीनियरिंग मेजर्स इंप्लीमेंट करना। और तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट कदम है सोशल फेंसिंग मेजर्स को लागू करना, ताकि ग्राउंड के नेचुरल एक्वाफर्स अपने आप नेचुरली रिप्लेनिश हो सके। अब यहां एकेडमिक क्लैरिटी के लिए इस टर्म सोशल फेंसिंग को थोड़ा आइसोलेट करके डिटेल में समझना जरूरी है। ध्यान दीजिए, ये कोई फिजिकल लोहे या लकड़ी की फेंसेस नहीं है। ये एक्चुअली कम्युनिटी और एनवायरनमेंट ड्रिवन इंटरवेंशंस होते हैं, जैसे कि जमीन पर शैलो इन्फिल्ट्रेशन ट्रेंचेस डिग करना, पानी के बहाव वाली गलियों में स्टोन मड चेक डैम्स कंस्ट्रक्ट करना ताकि रेन वाटर वहां स्टोर हो सके, और जरूरत पड़ने पर लैंड लेवलिंग करके सॉइल इरोजन को चेक करना। इन सब मेजर्स का अल्टीमेट एम ये होता है कि रेन वाटर रन ऑफ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए और जमीन के अंदर ग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन मैक्सिमम पॉसिबल लेवल तक बढ़ जाए। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहाड़ों में आगे कोई भी रोड डेवलपमेंट हो, उसके लिए इकोलॉजिकली सेफर रोड्स की गाइडलाइंस फॉलो करना बिल्कुल मैंडेटरी होना चाहिए, जैसे जियोलॉजिकल फॉल्ट जोन्स और हिस्टोरिकली लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज को कंस्ट्रक्शन के दौरान बिल्कुल अवॉइड करना है। रोड अलाइनमेंट डिसाइड करते वक्त हमेशा रिज अलाइनमेंट को वैली अलाइनमेंट पर प्रेफर करना चाहिए। स्लोप इंस्टेबिलिटीज को साइंटिफिक तरीके से ट्रीट करने के लिए लेटेस्ट बायो इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल जरूरी है और किसी भी तरह की अनमैनेज स्टोन क्वेरिंग को परमानेंटली प्रोहिबिट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट हमें चाहिए, पर वो अपनी साइंटिफिक लिमिट्स के अंदर ही सस्टेन हो सकता है। इस पूरे टॉपिक पर एक थारो डीप डाइव लेने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आपके दिमाग में सबसे बड़ा एनालिटिकल सवाल ये आना चाहिए कि हाउ विल फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स बैलेंस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विद द फ्रैजाइल इकोलॉजिकल सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन हिमालयन रीजन। ये सिर्फ एक कंसेप्चुअल या एकेडमिक डिबेट नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस चैलेंज है। याद रखिए, इस रीजन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई ऑप्शनल चॉइस नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।